हेलो बैचलर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 4th यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर जेनेरिक फंक्शन। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, ऐसे टर्म्स होंगे जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए और कुछ कोड्स भी होंगे उन सब के ऊपर ही। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये इस वाले यूनिट से थोड़ा कम ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, बट दिस यूनिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइक अदर्स इन योर सब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज के इसको भी थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना, क्योंकि इसमें भी कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी कभार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम आपका जेनेरिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, को उसकी डेफिनेशंस लेते हैं। उससे पहले आपको पढ़ना है टेम्पलेट, राइट। जेनेरिक फंक्शन से पहले आपको पढ़ना है टेम्पलेट कि टेम्पलेट क्या होता है। अगर टेम्पलेट पढ़ लिया तो यानी कि जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ ली। ये कुछ पॉइंट्स हैं, फर्स्ट डिस्कस दैम। तो सी प्लस प्लस टेम्पलेट इज अ पावरफुल फीचर एडेड टू सी प्लस प्लस, right? It allows you to define the generic classes and generic functions and thus provide support for generic programming. Generic programming is a technique where generic types are used as parameters in algorithms so that they can work for a variety of data types. Understood? ये कहना चाहता है कि जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग में जेनेरिक प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं या किसी भी फंक्शन को आप जेनेरिक फंक्शन बना देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप बेसिकली कि आप उसमें जो पैरामीटर भेजते हैं दैट इज ऑफ जेनेरिक टाइप। यानी कि आप उसमें कोई रोक नहीं लगाते हैं कि आपको सिर्फ इंटीजर आप वैल्यू देने वाले हैं, सिर्फ आप फ्लोट देने वाले हैं। आप उसमें कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया ऐड का, जहां पर आप इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, ये दो वैल्यूज आप देने वाले हैं, और आपका फंक्शन कुछ ऐसा है कि आप सी आउट देन योर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, एंड देन आप ए प्लस बी को प्रिंट करवा रहे होंगे। आपका ये कुछ ऐसा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है दैट इज फॉर इंटीजर टाइप्स, ओनली फॉर इंटीजर टाइप्स। अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू डालेंगे तो वो रन ही नहीं करेगा, वो एरर दिखा देगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वो फ्लोट को ऐड करे, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक नया फंक्शन लिखेंगे जहां पर आप यहाँ पर इंट की जगह पर फ्लोट दे रहे होंगे, राइट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसको भी इरेज करके यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट व्हाट इफ के आपको इसकी भी जरूरत पड़ जाए आगे, क्या आप बस यही करते रहेंगे, फ्लोट से इंट करते रहेंगे, इंट से फ्लोट करते रहेंगे? नहीं। तो इसलिए आप दूसरा प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। तो जब आप दूसरा वो जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हूबहू इसी के जैसा ही होगा, राइट। कुछ डिफरेंस नहीं होगा उसमें, बस ये यहाँ पर जो ये टाइप है ये डिफरेंट हो जाने वाला है। तो इस तरीके के फंक्शन को आप इस तरीके से ना लिख करके, उसमें इंटीजर वैल्यू ना देख करके अब जेनेरिक वैल्यू देंगे। अब जेनेरिक टाइप के पैरामीटर्स दे रहे होंगे जिससे कि आप जो भी वैल्यू चाहें वो यूज कर सकते हैं। चाहे आप इंटीजर यूज करिए, चाहे आप फ्लोट दीजिए, चाहे आप डबल दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो अब इसको राइट कैसे करते हैं वो आप देखिए कोड में। हियर इज योर कोड। वही आपका सबसे पहले आप अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, देन आपका यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये वाला जो है ना, हम नेम स्पेस क्यों यूज कर रहे हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। देन आपका अब यहाँ से टेम्पलेट का काम शुरू होता है, यानी कि जो आपका फंक्शन टेम्पलेट से लिखा जाता है ना वो आपका जेनेरिक फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट एक कीवर्ड देना है, देन आपका क्लास ये भी एक कीवर्ड है, और ये जो टी है ये आपका नाम है। किसका नाम है? आपके टेम्पलेट का नाम है, आपके बेसिकली फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पर आपने दिया टी सम, अभी सम का मैंने आपको बताया था। देन टी ए एंड टी बी, ये जो डेटा टाइप यहाँ पर आप डेटा टाइप डालते हैं, तो यहाँ पर आपने टी वाला डेटा टाइप डाला है, जेनेरिक डेटा टाइप। देन आपने सी आउट टोटल इज ए प्लस बी, ये वाला ए एंड ये वाला बी। वो डेटा टाइप क्या है? टी। आपको प्रॉब्लम जो थी वो इस डेटा टाइप से ही तो थी, क्योंकि आप इंटीजर देते थे तो सिर्फ वो इंटीजर ही लेता था, अब वो फ्लोट नहीं ले सकता। तो अब हमने वही प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश की है। यहाँ पर आपने 3.4 दिया है और 7.4 दिया है, राइट। और आप जब आप इसको रिटर्न करवाएंगे ना, तो वो आपको टोटल दे देगा इसका करके, राइट, विच विल गोइंग टू बी 10.8। तो अगर आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू डालेंगे वो उसका भी टोटल दे देगा, है ना। तो आपको इससे ये समझ आ रहा होगा कि टेम्पलेट का जो यूज है वो ये है कि आपको आपका जो कोड है वो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपका कोड रीयूजेबिलिटी और बढ़ जाती है। सी प्लस प्लस में टेम्पलेट के होने से ये काम हो रहा होगा। आप ये देखो कि अगर यहाँ पर आपको दूसरा कोई भी वैल्यू को ऐड करना होता तो यहाँ पर सपोज हम नॉर्मल से तो इंट ही लिखते हैं,
तो आप इंटीजर को प्लस कर सकते थे, फ्लोट से फ्लोट को कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने टी दिया है तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास करा सकते हैं और वो ऐड होकर के आपको मिल जाएंगी। चाहे आप उसमें डबल डालिए, इंट डालिए, फ्लोट डालिए, जो आपका मन करे आप वो डालिए, वो आपको ऐड कर करके दे देगा, दैट डजंट मैटर्स। तो ये जो टेम्पलेट है ये कीवर्ड है। आपको ये टेम्पलेट, अगर आप कोई भी क्लास को टेम्पलेट दे रहे हैं, किसी भी फंक्शन को जेनेरिक फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये टेम्पलेट कीवर्ड लिखना होगा और इन ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से क्लास, और ये टी आपका नाम है टेम्पलेट का, और ये जो पूरा है ये यहाँ तक, ये आपका एक जेनेरिक फंक्शन है। व्हाट इट इज? जेनेरिक फंक्शन। ऐसे ही आपका जेनेरिक क्लास भी होती है जहां पर एक टेम्पलेट होता है जो कि क्लास में यूज हो रहा है। टेम्पलेट जो कि एक क्लास में यूज हो रहा है तो वो आपकी जेनेरिक क्लास हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो आपको जेनेरिक फंक्शन अच्छे से समझ आया? जेनेरिक फंक्शन अगर आपके पेपर में आएगा तो आप उसकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, उसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो अभी एक जेनेरिक क्लास का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सी, हियर इट इज। सपोज आपने इस तरीके से अपना क्लास बनाया स्वैपर, आपने एक टेम्पलेट बाहर ही दे दिया क्लास टी, उसका नाम है टी। तो अब आप इस टेम्पलेट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं, टी ए कॉमा बी। यहाँ पर आप टाइप बताते थे, है ना? तो यहाँ पे आपने टाइप नहीं बताया, आपने टी बता दिया, दैट इज जेनेरिक टाइप। ये टी को आप लोग जेनेरिक टाइप बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर टी बी सी जो यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। देन आपने पब्लिक जो किया वो स्वैपर किया, दैट इज योर फंक्शन टी टी वन टी टू, राइट? यहाँ पे टी वन टी टू जो वैल्यू जा रही है, और ये आपने एक हो, ये कंस्ट्रक्टर है, ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मत भूलिए पुराने वाले, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर जो आपका T1 वैल्यू आप दे रहे हैं कीबोर्ड से वो A के बराबर होगी, और T2 वैल्यू जो है वो B के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले A और B इनिशियलाइज कर दिए हैं। देन आपका वॉइड डिस्प्ले, आप क्या डिस्प्ले करवाएंगे? ये A और B की वैल्यू आप डिस्प्ले करवाएंगे, है ना, जो कि आपके पास है। देन आपका स्वैप का फंक्शन आपने यहाँ पे लिखा टी टेम्प। यहाँ पर आपको पता है ये टेम्प जो वैल्यू है ये टेम्पररी वैल्यू है जो कि आपने यूज की है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन लिख रहे होते हैं यहाँ पर तो आप लिखते इंट टेम्प, बट यहाँ पे आप जेनेरिक फंक्शन लिख रहे हैं, जेनेरिक क्लास बना रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आप टी टेम्प लिखेंगे। देन आप पूरा कोड लिखेंगे, ये कोड तो आपने पहले भी सीखा था, वही पूरा कोड है, ये स्वैपिंग का कोड है, आप इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। देन उसके बाद आप इसको कॉल लगाएंगे स्वैपर इंट। अब आप इसको अच्छे से समझो, ये जो स्वैपर है ये यहाँ पर किस वजह से आया है? इस क्लास की वजह से। आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अब आप जेनेरिक क्लास का, बेसिकली ये एक जेनेरिक क्लास है टोटल। तो जब आप जेनेरिक क्लास का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे अब आप वो देखेंगे। ये स्वैपर जो है ये क्लास का नाम है, अब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इंटीजर टाइप में, राइट? अब यहाँ पर आपको वैल्यू डिक्लेयर करने की जरूरत है, यानी कि आपका तुरंत ही दिमाग में जो भी आए आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको कोड में लिखने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ही यूज करेंगे। आप यहाँ पर बता दीजिए इसको कि हम इंटीजर वैल्यू देने वाले हैं, तो हमको इंटीजर का सम दीजिए। और आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज ए, आपके ऑब्जेक्ट का नाम है यहाँ पर ए, जो कि इंटीजर वैल्यू ले रहा होगा। एंड देन आपने एक दूसरा फंक्शन बनाया, आई मीन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया फ्लोट नाम से, जिसमें फ्लोट नाम से नहीं, A1 नाम से फ्लोट वैल्यू है उसकी, फ्लोट डेटा टाइप है उसका, यानी कि आप किस तरीके का उसमें डेटा पास करने वाले हैं वो फ्लोट है। तो अगर ये वाला फंक्शन आपने बिना टेम्पलेट के किया होता तो आपको पहले एक यहाँ पर आपको कोड जो है एक इंटीजर के लिए लिखना होता, देन आपको एक कोड फ्लोट के लिए अलग लिखना होता, तब जाकर के आपका वो कहीं रन करता। बट क्योंकि आपने टेम्पलेट से बनाया है तो आपको इस सब की कोई लोड नहीं है। आपने डायरेक्टली अपना ए डॉट डिस्प्ले से डिस्प्ले करवाया, फिर आपने ए डॉट स्वैप फंक्शन को कॉल लगाई, आपने स्वैपिंग करी, देन आपने फिर से डिस्प्ले करवाया, तो आपका जो स्वैपिंग बाद का वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो इस कोड को पूरे को आप अपने पेपर में आई मीन कंपाइलर में लिखना, रन करवा करके देखना, और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना। तो आपको आई होप ये पूरा समझ आया होगा कि यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या है। तो टेम्पलेट आपको पूरा समझ आया कि टेम्पलेट क्या होता है क्या नहीं? होप आपको समझ आया होगा कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट बस इतना काम करता है कि अगर आपको एक ही फंक्शन के लिए अलग अलग पैरामीटर्स चाहिए तो आप उस फंक्शन को बार बार ना लिख करके एक बार टेम्पलेट की हेल्प से लिख दीजिए, और फिर आपको उसमें जो भी टाइप का डेटा टाइप डालना है आप उसमें डालिए और उसको यूज करिए। दैट्स इट।
देन है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक टाइप है, यानी कि इस तरीके से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और इसके बारे में कहा था इसको होल्ड पे रखिए, इसको बाद में बताया जाएगा। तो अभी इसके बारे में बताते हैं। तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? आपने ओवरलोडिंग पढ़ा है, सबको याद भी होगा। तो अगर किसी को नहीं याद तो प्लीज पुरानी वाली वीडियो को एक्सेस कीजिए और देखिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अभी हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग पिक्चर में तब आता है जब आपके पास सेम नाम के, सेम नेम, सेम पैरामीटर्स एंड योर सेम आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन आपको मिल जाए, फंक्शंस आपको मिल जाए बेसिकली, तब आपका फंक्शन ओवरराइडिंग पिक्चर में आता है। आपने कोई फंक्शन बनाया जो कि आपने क्लास में डिक्लेयर कर दिया, क्लास आई मीन पेरेंट क्लास में बेसिकली, या फिर बेस क्लास में आपने कोई भी फंक्शन बनाया किसी भी नाम से, सपोज डिस्प्ले ही नाम से, क्योंकि इसी का ही मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। आपने एक फंक्शन बनाया, उसको यूज किया बेस क्लास में। देन आपने एक ड्राइव्ड क्लास बनाई या फिर चाइल्ड क्लास बनाई, जिसमें आपने इस बेस क्लास को पब्लिकली एक्सेस कर लिया, पब्लिकली एक्सेस भी कर लिया। देन आपने इस क्लास में दोबारा से डिस्प्ले नाम का ही फंक्शन बनाया, सेम पैरामीटर्स दिए, सेम आर्ग्यूमेंट्स दी, कुछ डिफरेंस नहीं किया, राइट। आपका फंक्शन ओवरलोडिंग में तो आप थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया करते थे, नाम सेम होता था बट उसका पैरामीटर अलग हो गया, उसका आर्गुमेंट अलग हो गया, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। फंक्शन ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने सेम वही दिया, एंड तब आपने अपना जो फंक्शन है, अपने अपना पूरा जो कोड है वो लिखा और एक्सेस किया बेस क्लास से। जब आपने उसको आई मीन सॉरी, जब आपने उसको ड्राइव्ड क्लास से एक्सेस किया, क्योंकि अब आप ड्राइव्ड क्लास से ही उसको एक्सेस कर रहेंगे, आपने फंक्शन बना के ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव्ड क्लास का और उसने आपने उसको एक्सेस किया। तो डू यू नो कि वो आपको कौन सा फंक्शन को कॉल करके देगा, क्या डिस्प्ले करा करके देगा? वो आपको कोड से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कोड देखिए, सी हियर इज योर कोड। आपने एक क्लास बनाई ए, वहां पे आपने पब्लिक में डेटा डाल दिया, दैट इज वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया। आपने क्लास ए को डिस्प्ले करवाना है ऐसा कुछ फंक्शन बना दिया। देन आपने क्लास बी बनाई जिसमें आपने ए क्लास को पब्लिकली एक्सेस भी कर लिया। देन आपने अपनी क्लास का फंक्शन लिखा नेक्स्ट क्लास का, ड्राइव क्लास का, दिस इज योर बेस क्लास एंड दिस इज योर ड्राइव क्लास। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से इसको एक्सेस कर लिया। देन आपने अपना कोड लिख लिया डिस्प्ले का, वॉइड डिस्प्ले, जो कि आपने अपना अलग फंक्शन बनाया था क्लास बी के लिए। देन आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी बी क्लास का, बी1, राइट। आपने बी1 डॉट डिस्प्ले को कॉल लगाई। तो डू यू नो कि वो क्या कॉल करेगा? वो ये वाला डिस्प्ले करेगा या फिर ये वाला डिस्प्ले करेगा, क्योंकि दोनों ही डिस्प्ले हैं। और बी1 डॉट डिस्प्ले से, क्योंकि आपने इस क्लास को पब्लिकली इनहेरिट कर लिया है, तो फिर ये वाला फंक्शन भी डिस्प्ले करा सकता है और इसके भी सारे फंक्शन डिस्प्ले करवा सकता है। क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लास ए के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है और क्लास बी के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि आपने इसको इनहेरिट कर लिया है। तो वो जो फंक्शन को डिस्प्ले करेगा, जो फंक्शन वो यूज करेगा, दैट इज ऑफ बी। वाई? दैट्स बिकॉज कि जब आप किसी भी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके फंक्शन को कॉल लगाते हैं, तो वो सबसे पहले चेक करता है कि कहीं ये ऑब्जेक्ट मेरी ही क्लास में तो नहीं। वो पहले अपनी इनहेरिटेड क्लास में नहीं जाएगा, वो पहले अपनी क्लास को चेक करेगा। यानी कि वो पहले अपने घर में देखेगा कि वो फंक्शन वहां तो नहीं पड़ा, फिर वो कहीं बाहर जाके देखेगा कि मेरी चीज वहां गिर गई या मेरा फंक्शन वहां गिर गया, राइट। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर भी होता है कि वो पहले अपनी ही क्लास में देखेगा कि कहीं ये फंक्शन मेरी ही क्लास में तो नहीं। अगर उसकी क्लास में उसको मिल जाएगा तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, अगर नहीं मिलेगा देन ही विल गो टू योर इनहेरिटेंस वाली क्लास। अब ठीक है, ये हमको समझ आ गया कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है दिस इज अ फंक्शन ओवरराइडिंग। बट अगर ऐसा हो जाए और हम चाहते हैं कि हम ये बी क्लास का नहीं एक्सेस करना चाहते, हम तो क्लास ए का एक्सेस करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि जो बी में लिखा है वो डिस्प्ले हो, तब हम ऐसा क्या करें? तब आप जो करेंगे दैट इज, आप यहाँ पर लिखेंगे बी1 ए
एंड देन डिस्प्ले। बस ये डॉट्स हैं डबल, एक सेकेंड। और यहाँ पर आपका B1 डॉट ए होगा बेसिकली ये, और डिस्प्ले। इस तरीके से आप इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे, तब आपका ये वाला फंक्शन प्रिंट नहीं हो रहा होगा, आपका ये वाला फंक्शन जाकर के प्रिंट हो रहा होगा, राइट। तो अभी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी समझ आ गया होगा। ना अभी बात आती है आपके नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज योर फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? सपोज आपका कोई क्लास है, राइट, उसमें आपने कुछ अपना डेटा मेंबर्स हैं जो कि आपने प्राइवेट कर रखे हैं। एक सेकेंड, वो आपने वहां पर प्राइवेट कर रखे हैं। तो जो प्राइवेट होते हैं उनको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ उसके मेथड्स, राइट। आप उनको सिर्फ उसी तरीके से एक्सेस करवा सकते हैं, सिर्फ मेथड यूज करके। आप उनको डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते जो कि पब्लिक में लिखे हुए हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वो फंक्शन जो जो डेटा मेंबर्स हैं वो किसी और फंक्शन से भी जाकर के कॉल लगा करके आप उनको एक्सेस कर सकें, इनकी जो कि मेथड्स आपके क्लास के मेथड्स नहीं है, आउटसाइड द क्लास हैं जो मेथड्स, आप उनके यूज से भी इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप ये फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। ये कुछ इस तरीके से है जो कि सभी लोग इसका यही एग्जांपल देते हैं, तो वही मैं देने भी वाली हूँ कि आपके घर में किसका एक्सेस होता है? आपका होता है, आपके पेरेंट्स का होता है। और कौन आपके घर में आ जा सकता है? आपके फ्रेंड्स। वो भी आपके घर में उसी तरीके से आ जा सकते हैं जिस तरीके से आप आ जा सकते हैं। तो ये जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं इनको ये तो एक्सेस कर ही सकते हैं, मेथड जो कि क्लास में है। बट जो मेथड्स क्लास में नहीं है, जो फंक्शंस क्लास के नहीं है, वो भी उनको एक्सेस कर सकते हैं अगर वो फ्रेंड फंक्शन हो तो। अगर वो फ्रेंड फंक्शन हो तो किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाया जाता है? बात ये होती है, उसके आगे फ्रेंड कीवर्ड लगा करके आप उसको फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। अब इसका एक प्यारा सा कोड देखिए, ये रहा। सी यहाँ पर आपने अपनी क्लास बनाई डेमो के नाम से, यहाँ पे आपने ए बी इंटीजर वैल्यू डाली, देन आपने पब्लिक करके गेट डेटा का एक फंक्शन बना दिया, एंड आपने फ्रेंड नाम से अपना दूसरा फंक्शन बनाया इंट सम, जहाँ पे ये डेमो वाली वैल्यू आपकी जा रही होगी, राइट। ये डेमो जो है यहाँ क्लास के लिए दिया है, बाद में आप इसको ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देन आपका वॉइड डेमो गेट डेटा, यानी कि अब ये गेट डेटा जो फंक्शन है आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फिर आपका ये है सी आउट एंटर टू नंबर सी इन ए और बी, देन है आपका इन सम, ये वाला। अब आप इसमें डिफरेंस ये देखो कि जो वॉइड गेट डेटा है, ये जो फंक्शन है ये इसका है, बट ये जो इंट सम है ये बिल्कुल अलग फंक्शन है। इसको कॉल लगाने के लिए आपको, जैसे आप इसको कॉल लगाएंगे, इसको आप कैसे कॉल लगाएंगे? पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन डॉट, देन आप इस फंक्शन को डाल देंगे, तब आप इसको इस तरीके से कॉल लगाएंगे। पर इस वाले फंक्शन को, फ्रेंड फंक्शन को कॉल लगाने के लिए आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करने की नहीं जरूरत। जैसे आप नॉर्मल अपने फंक्शंस को कॉल लगाते हैं, आप उसको बिल्कुल इस तरीके से कॉल लगा सकते हैं। बस आपको इतना लिखना है सम, और इसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम होगा, बस, और कुछ नहीं। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है फ्रेंड फंक्शन का काम। आपने इस फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया कि क्या करेगा, ए डॉट प्लस ए डॉट बी, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स को आपके पास जो वैल्यूज जाने वाली है उनको ऐड करके आपको दे रहा होगा। और यहाँ पर आपने इसको कॉल लगाई, एडिशन इज इक्वल टू सम ए, ये वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल लग गई, और ये अपना काम करके आपको लौटा करके सब चीज दे देगा। तो ये समझ आया फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन बस इसलिए यूज करते हैं कि जब आप किसी भी अपने क्लास के डेटा मेंबर्स को जो कि प्राइवेट हैं उनको किसी और फंक्शन से एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो आप इस फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बाकी इसका कोई इतना खास यूज नहीं है। तो अभी हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर यानी कि वो एक डेटा मेंबर जो है आपके पास, उनको एक तरीके से एक दूसरा टाइप ही समझ लो डेटा मेंबर्स का। तो डेटा मेंबर्स क्या होता है? ये आपका इंट ए, इंट बी, ये आपके डेटा मेंबर्स होते हैं। तो जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो इन रेगुलर डेटा मेंबर से डिफरेंट होता है कुछ।
राइट। वो डिफरेंट कैसे हो जाता है, उसमें एक स्टैटिक कीवर्ड जो है वो आगे जुड़ जाता है डेटा मेंबर की, होता वो डेटा मेंबर ही है, बट उसके आगे की स्टैटिक कीवर्ड जुड़ जाता है, देन इट विल बिकम अ स्टैटिक डेटा मेंबर। अब आप इसको कहेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर। तो जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है उसका इनिशियलाइजेशन 0 से होता है, उसमें आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज आप अपनी मर्जी से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। उसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो 0 ही होती है और उसी से ही इनिशियलाइज भी होता है। और क्योंकि ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, ये किसी क्लास में तो आप इसको यूज कर बनाते हैं, पर लेकिन इसको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं बनाया जाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी जो क्लास होती है उसमें जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं, आपके मेथड्स होते हैं, एक सेकंड, तो आपके डेटा मेंबर्स होते हैं, आपके मेथड्स होते हैं, जो भी आपने बना रखा है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन जाते हैं, एक अलग कॉपी बन जाती है। बट लेकिन जो आपका स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं बनता, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है और वही आगे आगे चलता जाता है, राइट। तो ये इसका एक कोड है, लेट अस टेक अ ग्लिम्पस ऑफ इट। यहाँ पे आपने नॉर्मल आपका डेटा मेंबर है, देन आपने स्टैटिक इंट सी पब्लिक अपने गेट डेटा से वैल्यूज ली हैं और यहाँ पे आपने सी की वैल्यू क्या रखी है, सी इज इक्वल टू सी प्लस टू, यानी कि सी स्टार्टिंग में जब वो इनिशियलाइज होगा तो वो 0 होगा, पर उसके बाद आपने उसमें 0 प्लस 2 कर दिया, दैट विल बिकम 2। तो आपकी जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये आपको 2 प्रिंट करके देगा। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो आपने इस वाले फंक्शन को 2 बार कॉल लगाई है, तो आपका जो सी है वो 2 से 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो 0 था, देन नेक्स्ट टाइम वो 2 हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, राइट। क्योंकि वो हर किसी के लिए एक ही है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो एक ही है, अलग अलग अपनी कॉपीज नहीं बना रहा है वो। अगर आप यहाँ पे और लेते तो वो और बन जाता, मतलब कि और उसमें 2 ऐड होते जाते, पर लेकिन कोई नई कॉपी नहीं बना रहा होता। जैसे कि यहाँ पे इस वर्ड गेट डेटा की 2 कॉपीज बनी है, पर लेकिन इस स्टैटिक कीवर्ड से जो आपने अपना डेटा मेंबर बनाया है उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं बनती, एक ही कॉपी बनती है। और जब आप स्टैटिक डेटा मेंबर को यूज कर रहे हैं अपने कोड में, तो इस तरीके से ये लाइन लिखना जरूरी है कि हम अपनी इस न्यू क्लास में एक सी नाम का स्टैटिक डेटा मेंबर यूज कर रहे हैं, तभी आपका कोड रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा। बाकी स्टैटिक डेटा मेंबर को क्यों यूज करते हैं, तो इसका फर्स्ट यूज और फॉरमोस्ट की बेस्ट यूज यही है कि अगर आपको हर ऑब्जेक्ट का कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है रखनी है जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही हो, तब आप अपना स्टैटिक डेटा मेंबर यूज कर सकते हैं, जो कि थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास डजंट चेंज, राइट। मतलब एक ही रहता है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर लेकिन वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहने वाला है। कौन? आपका स्टैटिक डेटा मेंबर। जैसा कि मैंने बताया था आपको, स्टैटिक डेटा मेंबर वही आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होता है, बस किसी फंक्शन के आगे अगर आप स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बन जाता है। सेम वही प्रॉपर्टीज हैं, और इसका एक डिफरेंस ये है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आप केवल स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगर आप उसमें नॉर्मल डेटा मेंबर को यूज करेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे, तो वो एरर शो करेगा। आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉट अदर देन दैट, राइट। तो बस यही है आपका, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये आपका उसका प्रोग्राम है, आप इसको राइट करिएगा और इस तरीके से यूज कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और देन जब आप इसको फंक्शन को एक्सेस करेंगे, दैट इज स्टैटिक वॉइड ए बी, जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये ए स्कोप ए बी इस तरीके से आप इसको एक्सेस करेंगे। तो ये आपका कोड है, इसको एक बार रन करा कर देख लीजिएगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। So wait for the next video. Until then, code yourself.